अस्सलाम वालेकुम। स्कॉलरशिप में सिर्फ़ आपका सीजीपीए ही नहीं देखा जाता, बल्कि उससे हटकर भी बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि पार्ट होती हैं आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया की। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपका सीजीपीए लो है, लो सीजीपीए से मुराद ये है कि अगर आपका सीजीपीए 2.8 है या फिर 2.5 के आसपास है, तो आपको कैसे अपनी प्रोफाइल इम्प्रूव करनी है, आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अपनी प्रोफाइल में ऐड करनी चाहिए टू विन अ स्कॉलरशिप। और उसके अलावा इवन अगर आपका सीजीपी अच्छा भी है, सीजीपी अच्छा से मुराद ये है कि अगर आपका सीजीपी 3.8 या 4/4 का है, तो फिर भी ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उसकी वजह ये है कि जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि सिर्फ सीजीपीए मैटर नहीं करता। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनका सीजीपीए 4/4 होता है, लेकिन उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता। उसकी वजह ये है कि उनको ये लग रहा होता है कि मेरा तो सीजीपीए बहुत अच्छा है और इसी की बेस पर मेरी सिलेक्शन हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो स्कॉलरशिप कमेटी है वो आपकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो देखती है, जिसमें आपकी सोशल एक्टिविटीज़ आ गई, आपका रिसर्च वर्क आ गया, उसके अलावा आपकी एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उसके अलावा आपका कोई वॉलंटियर वर्क है। इस तरह की चीज़ें बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टिप्स आपको देने वाला हूँ। लिहाजा ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, भले आपका सीजीपीए 2.5 है या फिर आपका सीजीपीए 4/4 है। तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं आजकल या आप अप्लाई करने का इरादा रखते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि टारगेट अ राइट स्कॉलरशिप। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बाज़ औक़ात इस तरह से होता है, बहुत कम ऐसे स्कॉलरशिप्स हैं जिनमें सीजीपीए की रिक्वायरमेंट लिखी होती है, यानी कि आपका जो सीजीपीए है एक स्पेसिफ़िक जो नंबर है या स्पेसिफिक जो पॉइंट है उससे कम नहीं होना चाहिए। जैसा कि फॉर एग्जांपल एक स्कॉलरशिप है, उसमें ये रिक्वायरमेंट है कि आपका सीजीपीए 3 या 3 से ज़्यादा होना चाहिए इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपका सीजीपीए 3 से कम है तो आप उस स्कॉलरशिप को टारगेट नहीं करें, यानी कि उसकी आप जो रिक्वायरमेंट है वो आप अच्छे से चेक करें। नंबर 1 और नंबर 2, स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए बाज़ औक़ात आइल्स चाहिए होता है, तो आपने वो भी देख लेना कि क्या स्कॉलरशिप में आइल्स चाहिए या नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आपने बिल्कुल जो राइट स्कॉलरशिप है उसके लिए आपने अप्लाई करना है, और ऐसे आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगे और आप उन तमाम स्कॉलरशिप्स को टारगेट कर सकते हो विद लो सीजीपीए, जिनमें सीजीपीए वगैरह की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि उन्होंने नहीं लिखा हुआ कि आपका मिनिमम जो सीजीपीए वो कितना होना चाहिए। भले उसमें 1 सीट है, भले उसमें 100 सीट्स हैं, आपने उन तमाम स्कॉलरशिप्स को टारगेट करना है। और ये था हमारा सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो चीज़ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कि इम्प्रूव योर प्रोफाइल। तो अब सवाल ये आता है कि आप किस तरीके से अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं, और ये दोनों के लिए, अगर आपका सीजीपीए कम है तो भी, अगर आपका सीजीपीए अच्छा है तो भी, कि आपने अपनी प्रोफाइल में ये तमाम चीज़ें लाजमी ऐड करनी है अपनी प्रोफाइल को बेहतर करने के लिए। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कि अगर आप कोई रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, और रिसर्च पेपर से हटकर अगर आप कोई रिव्यू पेपर भी लिख सकते हैं या फिर किसी बुक चैप्टर में आपका नाम आ सकता है, भले एज अ फर्स्ट आथर हो या फिर एज अ को आथर हो, तो ये आपकी प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। तो इसलिए अगर आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास टाइम है, तो आप लाजमी कोशिश करें कि आपका कोई रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश हो जाए। और अगर आप रिसर्च पेपर या फिर रिव्यू पेपर या कोई बुक चैप्टर में आपका नाम नहीं आ सकता या आप पब्लिश नहीं कर सकते, तो आप कोई छोटा मोटा आर्टिकल लिखकर आप किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा लें या किसी वेबसाइट के ऊपर आप पब्लिश करवा सकते हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है कि आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां पर ना सिर्फ आप फ्री में ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, बल्कि उसके साथ साथ आपको फ्री में आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप 4-5 जो ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं वो आप लाजमी ऐड करें अपनी फ़ील्ड के रेलेवेंट, अपनी रिसर्च के रेलेवेंट, और उसको भी आप अपनी सीवी में ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप ना करें, आप जो है 4-5 या फिर 6 मैक्सिमम, इतने से ज़्यादा आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये आप कर लें। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपने करना ये है कि आपने अगर किसी एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया, किसी स्पोर्ट्स में आपने पार्टिसिपेट किया, तो उसकी अगर सर्टिफिकेशन है, और अगर सर्टिफिकेशन नहीं भी है तो फिर भी आप उसमें ऐड लाजमी कर लें। और अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह पड़े हुए हैं तो उसको लाजमी आप उनके जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें लाजमी आप अपलोड करें। ये चीज़ें पाकिस्तान में तो शायद अगर आपने एडमिशन लेना हो तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन अगर आप बाहर किसी भी कंट्री में स्कॉलरशिप के ऊपर अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं।
ना सिर्फ ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बल्कि उसके अलावा आपका कोई वॉलंटियर वर्क है या कोई सोशल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया है, ये तमाम चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं तो आप उसकी एक ही PDF फाइल बनाकर आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में, अगर वहाँ पर स्पेसिफिक ऑप्शन है अपलोड करने का डॉक्यूमेंट्स, तो आपने वहाँ अपलोड कर देना। अगर नहीं है तो एडिशनल डॉक्यूमेंट या अदर डॉक्यूमेंट्स में भी आप अपलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपके पास आर्ट्स नहीं है तो आप आर्ट्स करके भी अपनी जो प्रोफाइल है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा दूं कि अगर एक यूनिवर्सिटी है या एक स्कॉलरशिप है, वो एक स्टूडेंट है उसके पास आर्ट्स नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ एक स्टूडेंट है उसके पास आर्ट्स है, तो वो डेफिनेटली उस स्टूडेंट को वो प्रेफर करेंगे जिसके पास आर्ट्स है। तो इस तरीके से अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, अगर आपके पास टाइम है, तो आप लाजमी आर्ट्स करें। आर्ट्स करें, इससे आपकी जो प्रोफाइल है, अगर आपका CGPA लो भी है तो आपकी जो प्रोफाइल है वो इम्प्रूवमेंट उसमें आ जाएगी। उसके बाद एक और चीज़ जिससे आप अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं वो है कि आपने नए नए जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपने सीखने हैं अपनी फील्ड के रेलेवेंट। ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपर्ट हों इन तमाम सॉफ्टवेयर्स के तो तभी ही आप अपनी CV में ऐड कर सकते हैं, बल्कि अगर आपको बेसिक्स आती हैं तो आप फिर भी ऐड कर सकते हैं। आप YouTube से सीख सकते हैं या फिर आप ChatGPT की हेल्प भी ले सकते हैं या DeepSeek या जो दूसरे AI टूल्स हैं उनसे आप, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ कि अगर मेरी फील्ड इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स में मैं अपनी CV में लिख देता हूँ, आल्दो कि मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे बेसिक्स आती हैं, लेकिन उसके अलावा अगर मुझे कोई कोड जनरेट करना हो तो मैं DeepSeek या फिर एक कीमी AI है उसको इस्तेमाल करते हुए मैं वो जो उसका कोड होता है वो मैं जनरेट करके और मैं वो R को यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। आपको सिंपल करना ये है कि उसकी जो बेसिक्स हैं वो आप YouTube से देख लें, वीडियोज़ देख लें कि किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है, तो आप अपनी CV में ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा आपने जो अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव करने के लिए ये करना है कि आपने शो करना है कि आप में टीम वर्क और उसके अलावा जो लीडरशिप स्किल्स हैं उसको आप ऐड कर सकते हैं। वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, वो या तो आप रिसर्च पेपर के थ्रू आप कर सकते हैं, यानी कि आपने डिफरेंट जो दूसरे जो स्टूडेंट्स से या फिर टीचर्स से या जो साइंटिस्ट से उनके साथ काम करके आपने रिसर्च पेपर पब्लिश किया, ये भी एक आपका टीम वर्क में आता है। उसके अलावा आपकी अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं आप उसके थ्रू भी शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, आप ये कह सकते हैं कि मैं अपनी वॉलीबॉल टीम का कैप्टन था। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं। और उसके अलावा टीम वर्क आप स्पोर्ट्स के हवाले से भी लिख सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। रिसर्च के हवाले से भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको ये चीज़ें शायद इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना लगें, लेकिन जो एडमिशन कमेटी में आपकी एप्लीकेशन देखने वाले जो लोग हैं, जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनके लिए ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। इसलिए ये तमाम चीज़ें आप अपनी CV में ऐड करें। और उसके अलावा एक और चीज़, आपको नई लैंग्वेज अगर आपको आती है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप चाइना में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको चाइनीज़ की अगर आपको बेसिक्स आती हैं, थोड़ी बहुत आती है, आप अपना इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। आप उसके साथ लिख सकते हैं कि बेसिक्स आती हैं मुझे। तो अगर ये भी चीज़ हो जाए तो आपकी प्रोफाइल जो है, अगर आप चाइना में अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। तो इस तरीके से ये तमाम चीज़ें ऐड करते हुए आप अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये चीज़ें, अगर आपके ज़हन में कोई और चीज़ आती है, कोई और पॉजिटिव चीज़ आती है, तो उसको भी आप ऐड करके अपनी CV में ऐड करके अपने जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जब आप रेडी करें तो उसमें आप इन चीज़ों को ऐड करें। और आपका अगर CGPA कम भी है तो आपकी जो प्रोफाइल है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये था हमारा सेकंड पॉइंट। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है कि इम्प्रूव योर डॉक्यूमेंट्स। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि जो कि सैम्पल ढूंढ रहे होते हैं डिफरेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके, जैसा कि आपकी कोई पर्सनल स्टेटमेंट है या फिर मोटिवेशनल लेटर है, तो वो अपनी फील्ड के किसी सीनियर से वो डॉक्यूमेंट लेकर उसी में ही नाम चेंज करके वो सबमिट करवा देते हैं। और बाज़ वक़्त मैंने ऐसा भी मैंने पर्सनल स्टेटमेंट थी गालबन, वो मैंने देखी थी कि एक लड़का था, उसने वो पर्सनल स्टेटमेंट सबमिट करवाई ऑस्ट्रेलिया का जो एक अदारा है वहाँ पर, और उसमें जो उसने यूनिवर्सिटी का नाम लिखा था वही ऑस्ट्रेलिया का लिखा हुआ था, और सेम वही नाम चेंज किए बगैर ही वही उसने सबमिट करवा दी एक और स्कॉलरशिप के लिए एक और कंट्री में। और ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है इस चीज़ से कि आपने उस यूनिवर्सिटी का नाम ही ऐड नहीं किया जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट आपका रिसर्च प्रपोज़ल है, उसके अलावा आपकी CV है,
और उसके अलावा आपकी पर्सनल स्टेटमेंट है, मोटिवेशनल लेटर है, उसके अलावा रिकमेंडेशन लेटर्स हैं। इस तरह की तमाम चीज़ें जो भी इसके अलावा जो बाकी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उनको आपने ख़ुद रेडी करना है, उसको तैयार करना है, उसको आपने टाइम देना है। आपने कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं करना। कॉपी पेस्ट से मुराद ये है कि आपने सेम एज़ इट इज़ उसको कहीं से उठाकर आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपने नहीं लिखना। आप उसको रीफ्रेज करें या आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आप जो समझते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसको लिखें। तो इस तरीके से आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने प्रिपेयर करने हैं। सीवी के हवाले से सबसे पहले अगर बात करें तो सीवी के हवाले से मैंने आपको इससे पहले जो चीज़ें तमाम बताई हैं वो आपने अपनी सीवी में ऐड करनी है। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि सीवी किस चीज़ पर बनाएं, कहाँ पर बनाएं या कौन सा फार्मेट यूज़ करें। तो उसमें वैसे तो आप कोई भी फार्मेट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्कॉलरशिप वालों ने या फिर यूनिवर्सिटी ने कोई फार्मेट का नहीं बोला हुआ तो कोई भी यूज़ कर लें, और अगर कोई भी यूज़ करना है तो बेहतर है कि आप यूरोपास यूज़ कर लें। यूरोपास जो कि यूरोपियन यूनियन की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आप अपनी जो तमाम इन्फॉर्मेशन है वो आप ऐड करेंगे तो वहाँ से आप सीवी बना सकते हैं। उसके अलावा दूसरा सवाल ये आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीवी कितनी लेंथी होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जो एकेडमिक सीवी होती है वो थोड़ी लेंथी होती है, और दूसरी तरफ जो जॉब के लिए सीवी होती है जिसको रिज्यूमे भी बोलते हैं वो बहुत ही शार्ट होती है। वो बाज़ औक़ात 1 पेज की भी होती है, बाज़ औक़ात 1.5 पेज या फिर 2 पेजेस की होती है। लेकिन जो एकेडमिक सीवी होती है वो थोड़ी डिटेल्ड होती है, वो आप 3, 4 या 5 पेजेस की बना सकते हैं। लेकिन उसमें एक बात याद रखिएगा कि चीज़ों को ज़्यादा लंबा ना खींचिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई ऑनलाइन कोर्स किया है तो आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कोर्सेज ऐड नहीं करने आपने, यानी कि ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना कि आप जो है वो 15 या 20 ऑनलाइन कोर्सेज ऐड कर दें। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। चीज़ों को जो है वो टू द पॉइंट रखना है, और ना बहुत ज़्यादा लेंथी हो ना बहुत ज़्यादा शार्ट हो। इस तरीके से आपने अपनी सीवी बनानी है। सीवी में वो तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो आपने ऐड कर लेनी है। उसके बाद बात करें अगर रिसर्च प्रपोज़ल की, वो आपने ख़ुद बनाना है। उसके लिए आपने उसके जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं, उसकी जो मेथडोलॉजी है, उसका जो इंट्रोडक्शन है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये बहुत ही क्लियर होनी चाहिए और इस पर आपने टाइम लगाना है। यहाँ पे ही मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आप किस तरीके से अपनी फ़ील्ड के रेलेवेंट रिसर्च प्रपोज़ल के लिए आप टॉपिक ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसके लिए आपने करना ये है कि आपने अपनी फ़ील्ड के रेलेवेंट किसी भी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की आपने वेबसाइट पर जाना है। जिस तरह से अगर आपकी फ़ील्ड इकोनॉमिक्स है तो आप वर्ल्ड बैंक की या फिर IMF की वेबसाइट पर जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी फ़ील्ड इन्वायरमेंट के रेलेवेंट है, इन्वायरमेंटल साइंस है या फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है या फिर इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है, तो आप या फिर बायोडाइवर्सिटी के रेलेवेंट आपका रिसर्च एरिया है, तो आपने जाना है IPCC की जो रिपोर्ट्स हैं उनकी जो वेबसाइट है वहाँ पर आपने जाना है। IPCC जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट रिपोर्ट हर साल आती है, ग़ालिबन हर साल ही आती है। उसमें इसका जो एब्रीविएशन है वो बेसिकली है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो उसकी जो रिपोर्ट है उसमें से आपको बहुत सारे जो रिसर्च आइडियाज़ हैं रिसर्च प्रपोज़ल के लिए वो आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसी तरह आपकी जो भी फील्ड है आपने देखना है कि कौन सी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक तो ये कि उनकी रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं, दूसरा ये कि उनके जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो किस चीज़ के ऊपर चल रहे हैं। तो उधर से आपको बहुत सारे जो आइडियाज़ हैं रिसर्च प्रपोज़ल के लिए, रिसर्च प्रपोज़ल का जो टॉपिक है उसके लिए आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ये हो गया रिसर्च प्रपोज़ल और पहले सीवी हो गया। उसके बाद अगर बात करें मोटिवेशनल लेटर की, पर्सनल स्टेटमेंट की, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं दोनों, पर्सनल स्टेटमेंट और जो मोटिवेशनल लेटर हैं, ये आपने ख़ुद बनाने हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है इस पर मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही आपको बताया था कि क्या क्या डिफरेंस है, तो वो वाली पोस्ट भी आप देख सकते हैं। तो ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं ये कहीं से भी आपने कॉपी पेस्ट नहीं करने। जो भी आपकी अपनी स्टोरी है, जो भी आपका फ्यूचर गोल है, जो आपने मोटिवेशनल लेटर में लिखना है, वो आपने अपने माइंड के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आपने लिखना है। और उसके अलावा जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपने लिखना है। तो इस तरीके से आप ख़ुद इसको टाइम दें, टाइम देकर आप ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप रेडी करें। और आप एक दफ़ा जब टाइम देकर ये तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेंगे तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप बार बार डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो मोटिवेशनल लेटर, पर्सनल स्टेटमेंट और जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है, यूजुअली इन तीनों में एक चाहिए होता है। यूजुअली बाज़ औक़ात जो है वो मिक्सअप होता है, यानी कि मोटिवेशनल लेटर और जो पर्सनल स्टेटमेंट है उनको मिक्सअप करके उन्होंने लिखा होता है कि आपने ये चीज़ें ऐड करनी हैं। तो और यूजुअली जो है वो एक ही चीज़ चाहिए होती है। तो आप अगर एक दफ़ा इसको तैयार कर लेंगे तो बाद में जब आप किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करेंगे
तो उस अपने जो पर्सनल स्टेटमेंट है या मोटिवेशनल लेटर है या स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है, उसी के अकॉर्डिंग उसको आप थोड़ी बहुत चेंजिंग करके आप उसको सबमिट कर सकते हैं। तो इसलिए मेहनत के साथ अपने ये जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं आप इसको रेडी करें, इसको तैयार करें, अपनी सीवी को अच्छे से उसको रेडी करें। रेडी करने के बाद फिर आप लोग जो है वो सबमिट करें। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। उसके बाद चौथे नंबर पे जो पॉइंट है वो है कि आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि वो इंटरव्यू के लिए कोई भी ख़ास तैयारी नहीं करते, वो बस जाते हैं और इंटरव्यू के लिए वो बस सामने बैठ जाते हैं और जो भी वो पूछते हैं वो उसका आंसर करते हैं, जो भी उनके माइंड में होता है, और आंसर करके वो कहते हैं कि हमारा एडमिशन शायद हो जाए। इस तरह हो भी जाता है बाज़ वक़्त, लेकिन बेहतर है कि आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहला जो कॉमन सवाल होता है वो होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो उसका बेहतर है कि आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। पहले आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। आप उसको बताएं कि मेरा ये रिसर्च एरिया, मैंने ये किया, मेरा ये इंट्रोडक्शन है, मुझे एक जो है वो टू द पॉइंट आंसर लिख के दो। उसको आप प्रिपेयर करके फिर आप जाएं। उसके अलावा बहुत सारे जो कॉमन सवाल होते हैं जो कि तकरीबन हर इंटरव्यू में, स्कॉलरशिप में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपसे पूछे जाते हैं कि वाई दिस कंट्री, वाई दिस यूनिवर्सिटी, स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, तो इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपकी रिसर्च जो प्रपोज़ल है उस हवाले से आपसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह के जो कॉमन सवाल आते हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ। आपके पास एक वैलिड जो आंसर है वो आपके पास होना चाहिए। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अगर आप अप्लाई करते हैं, जब अगर उसमें उन्होंने बोला है कि आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह भी अपलोड करें और आपका सीजीपीए कम है, तो आपने करना यह है कि अपने सीजीपीए का जिक्र अपनी पर्सनल स्टेटमेंट या फिर मोटिवेशनल लेटर वगैरह में लाजमी करना है कि क्यों आपका सीजीपीए कम आया। और इसकी जो आपने रीज़न देनी है वो आपने इस तरह की देनी है कि वो आपके लिए बेहतर हो, यानी कि आपकी स्किल्स उसमें शो हो रही हूँ। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये लिख सकते हैं कि मैं चूँकि साथ साथ जॉब भी कर रहा था अपनी स्टडीज़ को सपोर्ट करने के लिए, ख़ुद को सपोर्ट करने के लिए। आप ये ना लिखें तो ज़्यादा बेहतर है कि मैं फ़ैमिली को सपोर्ट कर रहा था। आपने कहना है कि मैं ख़ुद की स्टडीज़ को सपोर्ट करने के लिए मैं साथ साथ जॉब कर रहा था, इस वजह से मेरा सीजीपीए कम आया। तो इस तरीके से आपने एक पॉजिटिव चीज़ लिखनी है, पॉजिटिव रीज़न देनी है। अगर आप अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट है, जो अपना रिज़ल्ट कार्ड है, वो अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो आपने इस तरीके से एक पॉजिटिव रीज़न आप उसमें एक दो लाइन में बता दें कि ये वजह थी, इस वजह से मेरा जो सीजीपीए है वो कम आया। तो और उसके अलावा आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि आपका जो सीजीपीए है वो इतना कम क्यों है। आपके जहन में बहुत ही क्लियर आंसर होना चाहिए और आपने उसकी तैयारी पहले से करनी है। तैयारी करके फिर आपने इंटरव्यू देना है। जब आप 1, 2 या 3 इंटरव्यूज़ देंगे फिर आस्ता आस्ता आपको आइडिया हो जाएगा। जो सवाल आते हैं वो मतलब मिलते जुलते ही होते हैं। तो इसलिए जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और ये थे हमारे 4 पॉइंट। और इसके लास्ट में मैं आपको चंद एक टिप्स दे देता हूँ, जिसमें सबसे पहला ये है कि अप्लाई फॉर मोर एंड मोर स्कॉलरशिप्स। यानी कि आपने इस तरह नहीं करना कि आपने 2 या 3 स्कॉलरशिप में अप्लाई करके बाद में उसके रिज़ल्ट का इंतज़ार करते रहें, बल्कि आपने करना यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको उनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स को टारगेट करें और अप्लाई करते रहें। और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये आपको कहाँ से मिलेंगी? ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये आपको मिलेंगी लिंक्डइन से, फेसबुक से। इसके अलावा आपको बहुत सारे जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से आपको ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये आपको मिल जाएंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप में अप्लाई करें। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी। क्वालिटी ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। जब भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें अपने डॉक्यूमेंट्स को उनकी जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो स्कॉलरशिप की या फिर यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स बनाएं, डॉक्यूमेंट्स तैयार करें और फिर आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करें। ये होगी क्वालिटी। और जो क्वांटिटी है वो यही है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं उनमें आप लोग अप्लाई करें। सो अगर आप स्कॉलरशिप विन करना चाहते हैं, अगर आपका लो सीजीपीए भी है, तो आप इन चीज़ों पर अमल करते हुए अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को इम्प्रूव करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करें। इंशाल्लाह आप जो है वो कामयाब हो जाएंगे और आपको जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगा। अगर आप इसी स्ट्रेटजी के साथ आप चलेंगे, ये तमाम चीज़ें अपनी प्रोफाइल में आप ऐड करेंगे, भले आपका सीजीपीए 2.5 है या फिर आपका सीजीपीए 4/4 भी है, तो ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसके नीचे कमेंट भी लाजमी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और दुआ में लाजमी याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।